नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए और उन्होंने भोपाल के ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के देश भर से आए 2700 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने इन बूथ कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरी है, जिस आत्मविश्वास के साथ आज नरेंद्र मोदी यहाँ जो दहाड़े हैं, उससे निश्चित तौर पे उनके जो विरोधी हैं उनकी हालत जरूर खस्ता होगी। आज नरेंद्र मोदी का जो स्पीच है, जो भाषण है, जिस तरह उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास भरने की कोशिश की है, वो निश्चित तौर पे एक उदाहरण जरूर है। नरेंद्र मोदी यूं ही नरेंद्र मोदी नहीं बनते हैं, आज उन्होंने दिखा भी दिया है। तमाम सारे आरोपों का आज उन्होंने यहाँ खड़े होकर जवाब दिया। बेशक मध्य प्रदेश सरकार पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कुछ खास नहीं कहा है। मध्य प्रदेश में जो विवाद चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो भगदड़ मची है, मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, एक शब्द उस पर नहीं बोला है। लेकिन देश भर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी ने अनेक मुद्दे ऐसे उठाए हैं जिससे कार्यकर्ता झूम झूम जा रहे थे। कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे से पूरा लाल परेड को गुंजायमान कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दे उठाए हैं, हम 6 मुद्दे आपको बताते हैं। पहला मुद्दा है, नरेंद्र मोदी ने अपने विपक्षी दलों के बारे में कहा कि 2014 का चुनाव भी हमने देखा, 2019 का चुनाव भी देखा, लेकिन विपक्षी दलों में जैसी छटपटाहट 2024 को लेकर है, वैसी कभी नहीं देखी गई। सुनिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने विपक्षी दलों पर किस तरह हमला बोला। हमने 2014 का चुनाव देखा है और 2019 का भी चुनाव देखा है। देखा है ना? याद है ना? 2014 के हालात क्या थे, याद है ना? 2019 के हाल क्या थे, वो याद है ना? भाजपा के जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई को लेकर जो बात कही, समझाने की कोशिश की कि कोरोना जैसी महामारी के बाद भी हमने भारत में महंगाई को जिस तरह से नियंत्रण में रखा है। उन्होंने उदाहरण दिए कि किस तरह पाकिस्तान में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में महंगाई चरम पर है। इन हालातों के बाद भी भारत में जो महंगाई का आंकड़ा है वो 5% से नीचे रखा है। सुनिए महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाने की कोशिश की। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश हैं जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन देशों में गरीब हो,
मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है? 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। श्रीलंका में महंगाई दर कितनी है? 25% से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई कितनी है? 10% के आसपास है। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। यानी कोरोना के बावजूद, इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद, भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। देश में जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों को लेकर है। किसानों के मुद्दे पे भी नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी उन तमाम सारे मुद्दों को इसलिए भी उठा रहे थे क्योंकि देश भर का कार्यकर्ता, सभी राज्यों का चुना हुआ कार्यकर्ता आज भोपाल आया था और इस कार्यकर्ता के जरिए वो पूरे देश भर में एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अपना और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे, भारत सरकार का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो माहौल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं किसानों की विरोधी सरकार है और यही कारण है कि उन्होंने किसानों के मुद्दे पर साफ साफ कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को ठगने का काम किया है। पहले कांग्रेस किसानों को कर्जदार बनाती है, फिर कर्जा करने की बात करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बिचौलियों को हटाकर किसानों का भला किया है। सुनिए नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर क्या कहा। देखिए, आज जरा पहले का अनुभव याद कीजिए, किसानों के साथ क्या होता था। कांग्रेस की सरकारों के दौरान सूखा पड़ता था तो परेशानी किसान की होती थी, बाढ़ आती थी तो किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं होता था, किसान के नाम पर मदद को बिचौलिए खा जाते थे। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। ये उनका तरीका रहता था। आपने 10 साल में कांग्रेस ने कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन असली किसानों ने को ये लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। आप जाकर के देख लेना, इतनी सारी, कभी कभी तो 10 दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे, कभी नहीं किया। क्योंकि ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता भी नहीं होता है और वो तो साहूकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के अपनी बेचारे की गाड़ी चलाते हैं और इसलिए ये कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करते थे, देते नहीं थे और छोटे किसान को तो नसीब ही नहीं होता था। लेकिन भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही, क्योंकि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि इस बार उन्हें अपनी ही पार्टी में भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने देश भर से आए कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की कि इस बार आप चेहरा मत देखिए, उम्मीदवार मत देखिए, उसका नाम मत देखिए, आप देखिए तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा होगा और वो होगा कमल का फूल। यहाँ कमल का फूल जिसके पास में यदि चुनाव चिन्ह है तो आप ये मान के चलिए कि आपको उसके लिए काम करना है, उसके पीछे खड़ा होना है और किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। देखिए कमल को लेकर मोदी जी ने क्या कहा। हमें बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते एक और बात को ध्यान रखना है, सीट चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है। हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। हमें हर घर कमल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को ये भी लगे कि जहां कमल है वहीं पर उसकी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमें कमल के निशान के साथ
अपनी पहचान बढ़ानी है। हमें गर्व से कमल के निशान को अपने सीने पर लेकर चलना है। हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही कमल के निशान को बैनर तख्तियों में छपवाया जाता है, लेकिन अब हमें कमल के निशान को हर जगह, हर कार्यक्रम में प्रमुखता देनी चाहिए। हमें यह भी देखना है कि कमल से जो जुड़ा है उसकी पहचान सेवा से हो, समाज का हित करने वाले की हो। आज जो यहां से 2,500 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे विस्तारक अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें भी इसी का विशेष ध्यान रखना है। ये अभियान आपके लिए एक तपस्या से कम नहीं है। जिस गांव में आप जाएं, वहां के लोगों के साथ, समाज के साथ उन्हीं की तरह जीवन जिए, ना अलग रहें और ना ही अलग दिखें, और अपने आत्मीय संबंध गांव के लोगों से ऐसे बनाएं कि वो आपकी वापसी के लिए आपसे आग्रह करते रहें। जाने के बाद भी आपका संपर्क बना रहना चाहिए, चिट्ठी चपाती चलती रहनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने आज बड़ा साफ तौर पर देश भर के प्रमुख विपक्षी दलों के नाम लेकर बताया कि किस विपक्षी दल ने कौन कौन से घोटाले किए हैं। पूरे घोटाले की सूची भी अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने एक एक दल का नाम लेकर बताया किसने कितने पैसे कमाए हैं, किसने कितनी संपत्ति बनाई है, किसने कितने भ्रष्टाचार किए हैं। सुनिए किस तरह नरेंद्र मोदी अपने विपक्षियों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे थे। आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है। इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी, तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बिहार में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विरोध में तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए, उसको लेकर भी टिप्पणी की। उनका ही कहना था कि जेल जाने के डर से और कानून के डंडे के कारण ये सब एक हो रहे हैं। देखिए किस तरह नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के तमाम सारे नेता एकजुट हो रहे हैं, उन्हें घेरने की कोशिश की। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है,
तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। और अंत में नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की गारंटी भी दी कि जब तक वो कुर्सी पर बैठे हैं कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को सलाखों में डालने का काम वो पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं, अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। तो आपने देखा नरेंद्र मोदी किस तरह से आज भोपाल में दहाड़े, किस तरह उन्हें अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। आज का यदि आप नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनेंगे, उनका एक एक शब्द सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि बड़ी तैयारी के साथ नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ आए थे। अपने कार्यकर्ताओं में जिस तरह उन्हें ऊर्जा भरने का काम किया है, जिस तरह उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि कुछ भी हो जाए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलना लगभग तय है। यानी नरेंद्र मोदी का आज भोपाल आना लगभग सफल हो गया है। उन्होंने देश के हृदय स्थल भोपाल में बैठकर देश भर के 2700 कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया और उन्हें पूरी ऊर्जा से भरकर यहाँ से वापस भेजा है। निश्चित तौर पे आज केवल 2700 लोग उनके सामने बैठे थे, लेकिन ऑनलाइन लगभग 10 लाख पोलिंग बूथ पर उन्होंने आज अपने पोलिंग के जो कार्यकर्ता हैं, पोलिंग कमेटियां हैं, उन्हें ऑनलाइन संबोधित करके ऊर्जा भरने की पूरी कोशिश की है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।